तो कहानी की शुरुआत होती है हांगकांग के एक बेहद व्यस्त पोर्ट से, जहां चारों ओर बड़े बड़े कंटेनर उठाने वाले क्रेन्स तेजी से काम में लगे हुए थे। इन कंटेनर्स को भारी सुरक्षा के बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा था। लेकिन इन्हीं कंटेनरों में से एक ऐसा भी था जिसमें सिर्फ सामान नहीं बल्कि ढेर सारे पैसों के साथ एक आदमी भी छिपा हुआ था। नाम था इवान मार्केस। कुछ जरूरी सिक्योरिटी चेक्स के बाद इवान कंटेनर से बाहर आ गया। असल में ये कंटेनर स्पेन से हांगकांग भेजा गया था, जिसमें लगभग 1.5 मिलियन डॉलर कैश भरा हुआ था। जैसे ही नोटों की गिनती पूरी हुई, इवान को उसके काम के लिए 3% का कमीशन मिलने वाला था, यानी करीब करीब 3.8 करोड़ रुपए। अब कुछ साल पीछे चलते हैं। वो दिन जब इवान को पहली बार एक लग्जरी होटल के सामने फरारी से उतरते देखा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कभी वो उसी होटल की पार्किंग में गाड़ियों की पार्किंग किया करता था। उस दिन होटल से काम खत्म करके जब इवान बारिश में भीगता हुआ अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी के साथ उस दिन की कमाई दिखाई। उसकी माँ खुश हो गई, लेकिन साथ ही प्यार से उसे समझाया भी कि बेटा कभी कभी अपने पापा के पास भी बैठ जाया करना, वो तुझे बहुत याद करते हैं। इवान एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता था। वो कभी नहीं भूल सकता जब उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक शादी ब्याह के कार्यक्रमों के लिए बैंकेट हॉल खोलने का सपना देखा था। इसके लिए वो दोनों बैंक गए थे लोन लेने के लिए। शुरुआत में उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चला, फिर परिवार में खूब पैसा आया, खुशियां लौट आई। लेकिन खुशियां कब तक टिकती? देश में अचानक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जिससे उनका पूरा कारोबार ठप पड़ गया। इवान के पिता टूट चुके थे और उस दिन के बाद इवान ने खुद से वादा किया कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी दोबारा गरीबी में नहीं रहूंगा। रिसेशन के बाद इवान के पिता का सारा समय टीवी के सामने बैठकर सरकार को कोसने में बीतने लगा। इसी इवान को चिढ़ होने लगी। उसे लगता था कि ये आदमी सिर्फ शिकायत ही करेगा, कुछ करना वरना नहीं है इसको। वही इवान ने फैसला किया कि वो अपने तरीके से जिंदगी जिएगा और उसी दौरान उसने वैले की नौकरी कर ली, यानी लग्जरी होटलों में गाड़ियां पार्क करने का काम। लेकिन उसका सपना ये नहीं था। वो हमेशा किसी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था। अपने पिता के उलट उसे सिस्टम में रहकर जीवन बिताना नहीं आता था। उसे कुछ बड़ा करना था, तेज, रिस्की, लेकिन बहुत बड़ा। अब एक दिन इवान अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। वो एक नया बिजनेस प्लान उनके सामने रखता है। एक ऐसा प्लान जिसमें वो एक पुराने और बेकार से फ्लैट को खरीद कर उसे अच्छे से रेनोवेट करके बेचने की सोच रहा था। लेकिन दोस्तों को ये आइडिया कुछ खास समझ नहीं आया। उन्हें इसमें फायदा तो दूर, जोखिम ही जोखिम लगा। और वैसे भी और उनके पास जो है पैसे नहीं थे, तो इवान ने तुरंत कह दिया तो क्या हो गया, पैसे नहीं है, लोन ले लेंगे हम लोग। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सारे दोस्त हंसने लगे। उन्हें लगा कि इवान सपनों में मजे ले रहा है। उसी वैली की नौकरी में एक दिन इवान और उसके दोस्त ने एक वीआईपी ग्राहक को देखा। नाम था मिस्टर लैरिस। वो उस समय मौजूदा सरकार में मंत्री थे, लेकिन उस रात वो बुरी तरह नशे में था। इवान ने मौका देखा और आगे बढ़कर उससे कहा, सर क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? लैरिस ने हामी भर दी और इवान को अपने ब्रीफकेस की जिम्मेदारी भी सौंप दी। इवान उस ब्रीफकेस को खोलने के लिए बेताब था। सौभाग्य से उसे काफी वक्त मिल गया था। जब उसने ब्रीफकेस खोला तब उसकी आंखें चौंधाई गई। भीतर नोटों का ढेर था। उसने चुपचाप कुछ नोट निकाल लिए। जब वो लोग मंत्री के घर पहुंचे तो इवान सीधा एक महिला से मिला जिसका नाम था मैरी। मैरी ही असल में मंत्री के पीछे काम करने वाली असली दिमाग थी। इवान ने उसे बताया कि लैरिस उसके पीछे चोरी कर रहा था और ये भी कहा कि वो खुद उससे बेहतर काम कर सकता है, बिना नशे के, भरोसेमंद। मैरी को इवान का आत्मविश्वास पसंद आया। उसने इवान को टेस्ट देने के लिए पहली डिलीवरी का ऑफर दिया, 10,000 यूरो का। अगले दिन उसने एक आदमी फ्रांसिस्को को एक घोड़ा डिलीवर किया जो उसने अपनी बेटी लेटिसिया के जन्मदिन के लिए मंगवाया था। बातों बातों में पता चला कि फ्रांसिस्को भी उसी शहर से था जहां से इवान आता है। फ्रांसिस्को ने अपनी कहानी साझा की कि कैसे उसने एक मामूली फोटोकॉपी से शुरुआत की और धीरे धीरे बड़े लोगों से मिलते मिलते आज वो एक रईस आदमी बन गया। मैरी अब इवान को आगे के काम में शामिल करने लगी थी। इवान को अगला काम दिया गया, फ्रांसिस्को से कैश का एक ब्रीफकेस लेकर जाना था। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था जितना लगा। रास्ते में पुलिस ने इवान को रोक लिया। जैसे ही उन्होंने ब्रीफकेस खोला, उसमें भरा हुआ कैश देखकर पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। इवान ने घबराकर झूठ बोल दिया कि मैं अभी अभी घर बेचकर आ रहा हूँ, ये उसी के पैसे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और गुस्से में उसका सिर गाड़ी से टकरा दिया। अब इवान को लगा कि सब खत्म हो गया है। तभी उसने बड़ी चालाकी से कहा, मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ, कॉल करूँ उसे? ये सुनते ही पुलिस वाले चुप हो गए और उसे छोड़ दिया। असल में ये सब मैरी का ही प्लान था। वो इवान की वफादारी और चतुराई को परखना चाहती थी। डिलीवरी सही सलामत हो गई। इवान को पैसे भी मिले और साथ में बोनस भी, ताकि वो अच्छे कपड़े खरीद सके और अगले डील के लिए स्मार्ट दिखे। धीरे धीरे इवान और मैरी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अब इवान और मैरी के बीच सिर्फ काम का रिश्ता नहीं था, दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे।
लेकिन इसी बीच इवान की मुलाकात एक नए शख्स से हुई जिसने उसके सामने इस धंधे की एक और गहरी राज खोल दी। ये शख्स था फ्रांसिस, जो कि मैरी का पति था। लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बड़े डायमंड स्मगलर का बेटा था और खुद फॉरेन करेंसी ट्रैफिकिंग जैसे खतरनाक कारोबार में शामिल था। उसी दिन इवान को एक बेल्जियम कुरियर का रोल दिया गया। उसे कैश से भरा ब्रीफकेस बेल्जियम तक पहुंचाना था। अब इवान इस काम में पूरी तरह रम चुका था। उसे काम में मजा आने लगा था। बढ़िया पैसे, महंगी गाड़ियां, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स। फ्रांसिस्को, जिसे लोग प्यार से पाको भी कहते थे, वो बेहद अमीर लोगों के काले पैसों को वैध बनाने का काम करता था। उसका नेटवर्क फैला हुआ था और इसमें फ्रांसिस और मैरी दोनों उसका साथ देते थे। इवान को ये काम और तरीका दोनों समझ में आने लगा था। हर बार उसे कैश से भरे ब्रीफकेस मिलते थे जो उसे सही जगहों तक पहुंचाने होते थे। काम तेज था, रिस्की भी था, लेकिन इनाम बहुत बड़ा था। अब एक दिन जब इवान फ्रांसिस्को की बेटी लेटिसिया से बात कर रहा था, तभी पाको ने दोनों को देख लिया। वो खुश नहीं हुआ। उसने इवान को साफ साफ चेतावनी दे दी कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। कुछ समय बाद इवान और मैरी एक रेस्टोरेंट में मिले। मैरी ने बताया कि बेल्जियम अब बहुत खतरनाक हो चुका है, इसीलिए उन्होंने एक नया शहर चुना है जिसका नाम था जेनेवा, जहाँ एक नया पार्टनर तैयार है। तभी उनकी नजर एक अजीब से कपल पर पड़ी, एक सीधा साधा लड़का और एक बेहद ग्लैमरस लड़की। इवान ने मजाक में कह दिया, इस फुद्दू ने ऐसी लड़की को कैसे पटा लिया? मैरी ने मुस्कुराकर कहा, जो उसके ब्रीफकेस में है वो बहुत कुछ बदल सकता है। इवान इस खेल को और गहराई से समझना चाहता था। वो जानना चाहता था कि ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है। इसके बाद दोनों खास बिल्डिंग में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात हुई मिस्टर स्टूल से। वो मैरी का पुराना बिजनेस पार्टनर था जिसने काले पैसों को सफेद करने का एक बेहतरीन सिस्टम बना रखा था। वो भी 3% कमीशन पर काम करता था। इवान को ये सिस्टम बहुत प्रोफेशनल लगा। कुछ दिन बाद इवान अपनी माँ से बात कर रहा था, तभी टीवी पर उसे वही आदमी दिखा जिसकी गर्लफ्रेंड को उसने रेस्टोरेंट में देखी थी। उसने देखा कि उस आदमी की बीवी भी है, यानी रेस्टोरेंट वाली लड़की से उसका अफेयर चल रहा था। इवान को एक नया आइडिया आया। उसने प्लान बनाया कि इस आदमी को ब्लैकमेल किया जाए। इसके लिए उसने पैसे देकर एक क्लीनर से उसका कमरा खुलवाया ताकि वहाँ कैमरा लगा सके। लेकिन दुर्भाग्य से उसे रंगे हाथों पकड़ लिया यानिक नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड ने। पर कहानी में ट्विस्ट था कि यानिक भी उतना ही चालाक निकला, बस अपना हिस्सा चाहता था। अब यानिक ने खुद कैमरे इंस्टॉल किए और एक साफ सुथरी ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन शुरू की। जो फुटेज उन्हें मिले वो लुइस को ब्लैकमेल करने के लिए काफी थे। इवान अब समझ चुका था कि यानिक उसका भरोसेमंद और चालाक पार्टनर बन सकता था। काम खत्म होने के बाद दोनों ने साथ मिलकर पार्टी भी की। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा इवान अब खुद को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझ रहा था। हर डील उसके लिए एक नया अवसर बनती जा रही थी। एक दिन उसने मैरी से मुलाकात की और बताया कि उसकी माँ उससे मिलने की जिद कर रही है। मैरी ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, जितनी छुट्टी चाहिए ले लो, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसी बातचीत में मैरी ने इवान को एक खूबसूरत घड़ी गिफ्ट की और कहा, किसी इंसान के जूते और घड़ी ही बता सकते हैं कि वो है कौन। इसके बाद इवान और यानिक लुइस से मिलने पहुंचे। उन्होंने वो वीडियो फुटेज उसके सामने रख दी और 2 ऑप्शंस दिए, या तो पुलिस से जाकर अपनी इमेज खराब कर ले या फिर उनकी शर्तें मान ले और पार्टनर बन जाए। लुइस मजबूरी में मान गया। डील ये हुई कि वो अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट से इवान और यानिक को मिलवाएगा और बदले में वीडियोस जो हैं वो डिलीट करवा दी जाएगी। इवान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस डील पर पुलिस की स्पेशल यूनिट भी नजर रखी बैठी हुई है। यहीं से पहली बार इंस्पेक्टर मैनुअल रॉय का नाम कहानी में आता है। वो इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहा था। अब लुइस की मदद से इवान बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा। उनसे मिलकर उसने जाना कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है, पैसे कैसे घूमता है और भरोसा कैसे कमाया जाता है। लुइस ने सबके सामने इवान को अपना खास आदमी बताया, जिससे इवान की साख बन गई। जब इवान ने ये सब जाकर मैरी को बताया तो वो थोड़ी परेशान हो गई। उसने कहा, फ्रांसिस्को को ये पसंद नहीं आएगा, वो नहीं चाहता कि तुम उसके क्लाइंट्स छीनो। इवान ने आश्वासन दिया, मैं उसके क्लाइंट्स को छीन नहीं रहा हूँ, इस धंधे में सबके लिए जगह है। उस रात उन्होंने साथ वक्त बिताए। सुबह इवान ने मैरी से रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्रिसमस था। वो कहती है, क्रिसमस है, मैं परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद इवान अपने परिवार से मिलने मैड्रिड पहुंच गया। वो ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आया, लेकिन उसके पिता जरा भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने पूछा, तू करता क्या है बे? इवान ने झूठ बोलते हुए कहा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ बाबा, बड़े लोगों के साथ। लेकिन ये बातचीत जल्दी बहस में बदल गई। पिता को उसका तरीका पसंद नहीं आया। गुस्से में इवान घर से निकल गया और अपने पुराने दोस्तों से मिलने पहुंच गया। उसे देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वो वही काम कर रहे थे जो उसने सालों पहले उन्हें करने के लिए कहा था, फ्लैट खरीद कर रेनोवेट करके बेचना। वक्त बीतता गया, पैसे आते गए और इवान का बिजनेस फैलता गया। एक दिन एक मीटिंग में फिर मुलाकात हुई फ्रांसिस्को
और लेटेसिया से, लेकिन इस बार फ्रांसिस्को का चेहरा सख्त था। उसे लगने लगा था कि इवान उसके क्लाइंट्स को खींच रहा है। उसने चेतावनी दी, मुझसे टकराना महंगा पड़ेगा बेटा। इवान ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, पर कुछ दिनों बाद फ्रांसिस्को ने अपने लोगों को भेजकर इवान और यानिक पर हमला करवा दिया। इवान को अब समझ में आ चुका था कि अब वक्त है सीधे सामने आने का। हमले के कुछ दिन बाद इवान ने फैसला कर लिया कि वो पीछे नहीं हटने वाला। वो खुद जाकर फ्रांसिस्को से मिला और पूरी हिम्मत के साथ बोला, देखो सर, मैं आपके एरिया में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके क्लाइंट्स छीन नहीं रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे मुनाफे का 30% हिस्सा ले लीजिए। फ्रांसिस्को को ये प्रस्ताव पसंद आया। उसे लगा कि इवान डर गया है और अब उसके अधीन काम करेगा, यानी उसके लिए। वो मुस्कुराते बोलता है, ठीक है बेटा, देखता हूँ तेरा जिगर कितना बड़ा है। इस दौरान इवान ने बहुत पैसे कमाए, इतना कि अब उसमें घमंड आने लगा। वो खुद को सबका मालिक समझने लगा था। फिर एक दिन मैरी ने उससे उसके बदले हुए बर्ताव पर बात की। उसने कहा, इवान, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तू घमंडी हो गया है। इस पर इवान गुस्से में बोला, जो आदमी सबसे ज्यादा पैसे कमा कर ला रहा है उसकी इज्जत तो होनी ही चाहिए। मैरी चुप रह गई, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान थी। उसी दौरान उसने इवान को एक और अहम बात बताई। मेरे पति फ्रांसिस्को, पुलिस से खबर मिली है कि फ्रांसिस्को पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तू उससे दूर रह थोड़ा। लेकिन इवान अब सुनने वाला नहीं था। उसने उल्टा कहा, मैं ये बिजनेस और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं डर कर पीछे नहीं हटता। कुछ दिन बाद इवान को एक पार्टी के बाहर अंडरकवर पुलिस वालों पर शक हुआ। उसे लगा कि कुछ और बड़ा चल रहा है। उसने खुद उनके पास जाकर कहा, मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। पुलिस वाले उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच गए, जहाँ उसकी मुलाकात हुई इंस्पेक्टर मैनुअल रॉय से, जो इस पूरे केस का इंचार्ज था। इवान ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। मेरा बॉस फ्रांसिस्को है, मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, बस मुझे सेफ्टी और प्रोटेक्शन चाहिए। इवान ने इंस्पेक्टर को भरोसा दिलाने के लिए ही फ्रांसिस्को को अपने मुनाफे का 30% हिस्सा देने की डील की थी, ताकि जब वक्त आए तो उसी को फंसा सके। लेकिन अब उसे एक बड़ी चाल चलनी थी। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जिससे साबित हो सके कि उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। इसलिए वो लेटेसिया को पेरिस ले गया। एक हफ्ते तक उसने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। वो लेटेसिया के साथ ऐसे प्यार जताने लगा जैसे वो उसका सच्चा प्रेमी हो। असल में इवान को ये दिखाना था कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पेरिस में छुट्टियां मना रहा है। उसे क्या पता था कि उसके पीछे क्या चल रहा है। लेकिन जब लेटेसिया ने टीवी पर देखा कि उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो तुरंत मैड्रिड वापस जाने की जिद करने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ही पेरिस में घूमने वाला इंसान यानी इवान उसे के पिता की गिरफ्तारी के पीछे था। जब इवान शहर वापस लौटा तो लेटेसिया ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो किसी अजनबी लड़कियों के साथ था। वो नजारा देख लेटेसिया अंदर से टूट गई। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि इवान ने प्यार का सिर्फ नाटक किया था और वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। उधर फ्रांसिस्को की गिरफ्तारी के बाद इवान ने तुरंत सबको कह दिया, जब तक फ्रांसिस्को जेल से बाहर नहीं आता तब तक मैं उसके क्लाइंट्स को संभाल लेता हूँ। लेकिन ये बात मैरी और उसके पति फ्रांसिस्को को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने साफ साफ कहा, पुलिस के पास अब फ्रांसिस्को के क्लाइंट्स की जानकारी है, अगर तुम उनका काम संभालोगे तो खुद भी फंस जाओगे। इवान ने उसकी बात जरूर सुनी, लेकिन मन में उसे बेमतलब समझ लिया। फिर भी वो थोड़े समय के लिए अपने बिजनेस से पीछे हट गया। इसी बीच इवान ने मैड्रिड में एक शानदार पार्टी दी, जहां उसने अपने सारे बचे हुए पैसे उड़ा दिए। पैसे खत्म हो गए और वो घर लौट आया। घर लौटकर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी माँ अकेली रह गई थी और उन्हें अब उसकी सख्त जरूरत थी। अपने घर लौटने के बाद भी वो नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोच रहा था और आखिरकार उसे चाइनीज माफिया के बारे में पता चला। इवान ने लुइस से आओ मिंग के बारे में जानकारी ली। मिंग यहाँ से लोगों का काला पैसा चाइना तक पहुँचाता था, लेकिन वो पुराने घिसे पीटे तरीके का इस्तेमाल करता था और अक्सर पकड़े भी जाते थे वो लोग। इसके बाद इवान मैरी से मिलने के लिए पहुंचा और उससे याओ मिंग के साथ डील करने के बारे में बात करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि अब स्विट्जरलैंड में पैसे ले जाना या वहाँ से निकालना इम्पॉसिबल सा हो गया था। ऊपर से उनके क्लाइंट्स कैश में पैसे मांगते थे। इवान के पास इसके लिए एक सोल्यूशन था। उसने कहा कि स्विट्जरलैंड में फंसे हुए पैसों को आओ के चाइनीज अकाउंट में भेजेंगे और बदले में याओ हमें स्पेन में कैश दे देगा। दोनों ही पार्टियों को यह आइडिया बहुत पसंद आया और इसके लिए तुरंत वो तैयार भी हो गए। इधर मैरी और इवान अपने नए डील की खुशियां मना रहे थे कि तभी फ्रांसिस्को अचानक उनकी टेबल पर पहुंच गया। लेटेसिया को धोखा देने के बाद फ्रांसिस्को को पता चला कि इवान ने ही उसके खिलाफ पुलिस को खबर दी थी, पर उसने जज को पैसे खिला दिया और अपना केस डिसमिस करवा लिया और अब वो किसी भी हाल में इवान से बदला लेना चाहता था। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि उनके लिए काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने स्विस बैंक अकाउंट की लिस्ट लीक कर दी है, जिसके बाद स्टूल और फ्रांसिस बचे हुए पैसे लेकर भाग गए थे। अब इवान और मैरी दोनों समझ गए कि अब वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि उनके तो ज्यादातर क्लाइंट्स उस लिस्ट में थे।
अब पुलिस उनका पीछा कर रही थी तो उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक से उनके चाइनीज क्लाइंट के कुछ आदमियों ने आकर उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन दोनों को याओ मिंग के पास ले जाया गया, जो कि खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में था क्योंकि पुलिस उसका भी पीछा कर रही थी। मिंग को लग रहा था कि इवान ने उसके बारे में पुलिस को बताया और इसी चक्कर में वो इवान और मैरी दोनों को मारना चाहता था। जैसे ही याओ इवान पर गोली चलाने वाला था तभी इवान ने जल्दी से एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक उसने याओ से वादा किया कि वो खुद उसके पैसों को मंजिल तक पहुंचा के आएगा। उसने याओ को भरोसा दिलाया कि वो कैश से भरे कंटेनर में खुद छुपकर स्पेन से हांगकांग तक याओ के सारे पैसे ट्रांसफर कर देगा। पर यही प्लान जरूरी था। ये प्लान रिस्की जरूर था, लेकिन इकलौता ऐसा प्लान था जिसमें इवान जिंदा बच सकता था। और साथ ही अगर इवान हांगकांग पहुंच गया तो याओ को ये डर नहीं होगा कि वो पुलिस से बात कर सकता है। प्लान के मुताबिक इवान बिल्कुल सही सलामत हांगकांग पहुंच गया और अब 3% मिलेंगे ये सोचकर वो बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक से पुलिस वालों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे वापस स्पेन भेज दिया गया। अब वो जानता था कि उसके लिए सिर्फ एक ही उम्मीद है कि उसे एक अच्छा लॉयर मिल जाए जो उसकी सजा कम करवा दे, क्योंकि सजा होनी तो पक्की थी, लेकिन उसके वकील ने उसे बताया कि कम से कम 15 साल की जेल तो पक्की है भाई। इवान ने पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से वो पुलिस वाला बिकाऊ नहीं था। इसके बाद इवान को पता चला कि असल में मैरी ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को उसके बारे में बताया था, जिस वजह से उसे हांगकांग में पकड़ लिया गया। इवान समझ सकता था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया और अगर शायद मैं भी उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। बाद में याओ मिंग भी पुलिस के हाथ लग गया। आखिर में इवान जेल जाने वाला होता है, जहाँ उसे आखिरकार अपने पिता की बात सही लगती है और एक इंटरव्यू में वो कबूल करता है कि पैसे लोगों के सर चढ़ जाते हैं और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।